आप सबका स्वागत है। और जैसा आप परिचित हैं कि आज के इस सेशन का जो उद्देश्य है वो आपको सिविल सेवाओं की तैयारी के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां, चूँकि एक महत्वपूर्ण इम्तिहान है, आप सभी इससे परिचित हैं इसकी कि इस एग्ज़ाम को कितना सीरियसली लिया जाता है और कितना अपने आप में एक बल्कियर एग्ज़ाम होता है, काफ़ी बृहद एग्ज़ाम होता है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी रणनीति ठीक हो, स्रोतों का सही आकलन हो, ताकि आप अपनी जीत को और सुनिश्चित कर पाएँ। तो आज के इस ओपन सेशन का उद्देश्य अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो आपकी उस रणनीति में आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जिससे आप समझ पाएँ कि क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे चीज़ों को किया जाना चाहिए। तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सिविल सेवाएं क्या, उनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझेंगे कि इम्तिहान की प्रक्रिया क्या है, और फिर आगे बढ़ेंगे और मैं और मेरे और सभी जो विषय विशेषज्ञ हैं सब लोग मिलकर एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से जो मुख्य विषय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ध्यान देने योग्य है, रणनीति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि निस्संदेह जब इतनी बड़ी मात्रा में मेधावी विद्यार्थी इम्तिहान दे रहे हों तो आपको रणनीति पे बड़ा ध्यान देना होता है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, तभी आप जो है वहाँ पर अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ा पाते हो। तो बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, लेकिन एक जब आप कहीं भी किसी बात की शुरुआत करते हैं तो एक भूमिका, एक पृष्ठभूमि ज़रूर दी जानी चाहिए, ये एक अनिवार्य घटक हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा सिविल सेवाओं की और चयन प्रक्रिया को लेकर, और फिर बिना विलंब किए मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि इकोनॉमिक्स जो एक सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जिस विषय को लेकर उनके मन में आशंकाएँ होती हैं, उन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा आपको कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सिविल सेवाओं की तो थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में अगर आपको बताऊं तो जैसा आपने देखा है कि आपके यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे क्या लिखा हुआ, सिविल सेवाएं एवं चयन प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः जो हम सेवाओं की बात करते हैं, जो अधिकारी वर्ग होते हैं किसी भी देश में, किसी भी शासन व्यवस्था में, एक बहुत मोटे तौर पर अगर कहें तो उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक जो सिविल सेवाएं होती हैं और एक जो है सेना की सेवाएं या मिलिट्री की सेवाएं होती हैं। आप इस तरीके से उनको वर्गीकृत करते हो। तो सिविल सेवा है और सेना की सेवाएं हैं। अब हमारे यहाँ जो सिविल सेवा है ये भारत की सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा सम्मानीय नौकरियों में से कही जाती है। इस सिविल सेवा की थोड़ी प्रक्रिया को समझते हैं कि होता क्या है। हर वर्ष हमें जो अपनी सिविल सेवाएं हैं इसके लिए तमाम अधिकारियों की ज़रूरत होती है, तमाम विभागों, मंत्रालयों इत्यादि में, सचिव स्तर से लेकर और जो है प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय स्तर तक। तो इन सब के लिए आपको तमाम जो है जॉब्स की ज़रूरत होती है। इसमें जैसे आप कहते हो आईएएस हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं। पुलिस अधिकारी पुलिस सेवाओं में, तो जिनको आप आईपीएस बोलते हो। जो विदेश सेवाओं में उनको आप आईएफएस या जो है फॉरेन सर्विसेज बोलते हो। इसके अलावा जो राजस्व से जुड़े होते हैं उनको रेवेन्यू सर्विसेज। ऐसे करीब 20 से अधिक जो है सेवाएं हैं जिनके लिए हमें अपने देश से मेधावी छात्रों की आवश्यकता होती है, जो सक्षम हो। मैं दो बातें कहूँगा यहाँ पर, जरा ध्यान सुनिएगा। जो सक्षम हो, जो कुशल हो, दोनों बातें होती हैं। उनके अंदर कुशलता भी हो, मेधा भी हो और सक्षम भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेधावी तो हैं पर वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उनके पास रणनीति नहीं होती, क्योंकि वो बहुत मेहनत नहीं कर सकते। तो देश की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में, जहां एक तरफ सिविल सेवा, दूसरी तरफ सेनाओं की सेवा है, सिविल सेवाओं के लिए हम चाहते हैं कि जो सबसे मेधावी, जो सबसे टैलेंटेड विद्यार्थी वो आगे आएँ। इसके लिए जाहिर सी बात है हर वर्ष जो आवश्यकता पड़ती, जितनी भी आवश्यकता होती है, मान लीजिए किसी वर्ष भाई पुराने आईएएस जो है रिटायर हुए हैं, नए आईएएस की ज़रूरत है, या और अन्य कारणों से भी संख्या बढ़ सकती है, या जो भी आवश्यकता होती है, तो हर वर्ष एक आंकड़ा निकाला जाता है कि टोटल हमें कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने आईआरएस, कितने आईएफएस, तमाम में से करीब 20 से अधिक सेवाएं हैं। जब आप विज्ञापन देखते हो यूपीएससी का, या आप वैसे भी यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको इन सेवाओं की विस्तृत जानकारी मिलती है कि ये सेवाएं क्या हैं। या जो आपके
जो यूटीज़ हैं वहाँ पर जो एसडीएम्स वगैरह के जो जॉब करते हैं उनको भी इसी में, चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो केंद्र से ही हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास मोटा मोटा 20-21 प्रकार की सेवाएं हैं जिनके लिए एक आंकड़ा निकालता है एक विभाग है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जिसको बोलते हैं डीओपीटी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत क्या है पूरी, ताकि आप समझ पाएँ कि पूरी प्रक्रिया कैसे क्या किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, ये डीओपीटी है, उसकी वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये एक आंकड़ा निकालता है, अलग अलग विभागों से पूछता है भाई आपको कितने आईएएस की जरूरत है, राज्यों से पूछता है कि आपको प्रशासन के लिए कितने आईएएस अधिकारी चाहिए, कितने आईपीएस अधिकारी चाहिए। चूंकि जब आप आगे पढ़ोगे कक्षाओं में या जिन्होंने पढ़ा होगा जानते होंगे कि कैसे जो है राज्यों और केंद्र के बीच में क्या रिश्ता है। तो राज्यों को अपने प्रशासन के लिए भी अधिकारी चाहिए होते हैं, तो वो सब एक आंकड़ा निकालता है डीओपीटी। फिर डीओपीटी क्या करता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय, आप आजीवन इन्हीं के संपर्क में रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बल्कि दिख भी जाएगा, ये देखिए ये आईएएस, आप देख रहे हैं आईएएस सिविल लिस्ट लिखी हुई है। ये पूरी लिस्ट जो है अवेलेबल की जाती है कि हमें कितने अधिकारी हुए, क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय होता है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ये विभाग जो है ये आंकड़े निकालता है हर वर्ष कि हमें कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कुल मिला के कितने नौकरी ऐसे अधिकारियों की जो सिविल सेवा से जुड़े हैं उनकी आवश्यकता है। कभी 800 हो सकते हैं, कभी 1000 हो सकते हैं, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा। अब वो क्या करते हैं, वो इसके लिए चयन प्रक्रिया चाहिए होगी, कुछ ना कुछ चयन होना चाहिए। इसके लिए फिर वो एक संवैधानिक संस्था है। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस बात को समझा था कि इसका महत्व क्या है, इसलिए एक संवैधानिक संस्था है। आपने उसके बारे में सुना हुआ है जिसको बोलते हैं आप यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ऐसे ही राज्यों के केस में राज्य लोक सेवा आयोग। अब ये यूपीएससी को डीओपीटी ये कहता है, एक अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो डीओपीटी कहता है भाई हमें 1000 अधिकारियों की जरूरत है इस बार। तो यूपीएससी क्या करता है, इन 1000 अधिकारियों के लिए एक एग्जाम कराता है जो लगभग प्रतिवर्ष किया जा रहा है। प्रतिवर्ष एग्जाम होता है, राज्यों में भी कायदे से प्रतिवर्ष होना चाहिए, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा समय को उतना डेडलाइन फॉलो नहीं कर पाते। यूपीएससी उसको नियमित तरीके से करता है। तो हर वर्ष जितनी डीओपीटी को जरूरत होती है, जितने अधिकारियों की, वो एक लिस्ट निकालता है और वो लिस्ट फिर वो यूपीएससी से कहते हैं कि हमें लगभग इतने अधिकारी चाहिए, आप इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू करिए। अब अगर हम अपने मुख्य डिस्कशन पे आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा परिचय में लिखा है सिविल सेवाएं एवं चयन प्रक्रिया। आपको पहले पता होना चाहिए। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक अधिसूचना यूपीएससी को दी जाती। अब यूपीएससी क्या करता है, उसको नोटिफिकेशन निकालता है। लगभग जो है अगर आप देखें तो हालांकि कोविड के दिनों में तमाम कारणों से थोड़ी समयावधि इधर उधर हुई है, लेकिन एक सामान्य दिनों में वो लगभग आप मान के चलें कि मार्च के आसपास तक वो फॉर्म भरवा लेते हैं और जून के आसपास तक इम्तिहान हो जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों से कोविड के कारण भले ही थोड़ा बहुत उसमें प्रक्रिया में 19-20 हुआ है, बट ओवरऑल कोशिश ये होती है कि एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर उसको पूरा जो है इम्तिहान की प्रक्रिया को निपटाया जाए। तो जो है संघ लोक सेवा आयोग अब क्या करेगी, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। जब उन्हें डीओपीटी बता देता है कि हमें लगभग 1000 अधिकारियों की जरूरत है, हमें लगभग 800 अधिकारियों की जरूरत है, तो वो अब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसको आप बोलते हो सिविल सेवा परीक्षा। कि सिविल सेवा परीक्षा। ऐसे ही यूपीएससी और जो है मिलिट्री की जो सेना की सेवाएं हैं उसके लिए भी परीक्षा कराती है। तमाम और क्षेत्रों के लिए भी सेवा जो है विशेषज्ञ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए परीक्षा कराती है। पर यूपीएससी की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है वो आप कहते हो सिविल सेवा परीक्षा, इसलिए अक्सर आप कहते हो यूपीएससी का एग्जाम है। हालांकि यूपीएससी और भी एग्जाम कराती है, लेकिन ये चूंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो आपकी पूरी व्यवस्था की रीढ़ है, जो सिविल सेवा अधिकारी हैं उनको चयनित करने का इम्तिहान है। जाहिर सी बात है, आपको अंदाजा लग रहा होगा कितना महत्वपूर्ण इम्तिहान है कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय ने आंकड़ा दिया है यूपीएससी को कि हमें इतने अधिकारी चाहिए। अब ये अधिकारी आने वाले समय में देश की जो है जो शासनात्मक बागडोर है उसको संभालते हैं। निसंदेह प्रक्रिया को में हर संभव प्रयास किया जाता है कि हम अधिकारियों में का जब चयन करते हो तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि थोड़ा मेधावी भी हो और सक्षम भी हो। मेधा और सक्षम में जो अगर कोई चीज़ जो मेधा को सक्षम में परिवर्तित करती है वो है रणनीति, वो है श्रम। यहाँ पर आज हम उसी की बात करेंगे, थोड़ा हर एक विषय में कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो एक और थोड़ा सा मोटा आंकड़ा मैं आपको अगर बताऊं तो जाहिर सी बात है लाखों विद्यार्थी भारत से इस जो है महनीय इम्तिहान के लिए, इस बहुत प्रतिष्ठित इम्तिहान के लिए चाहते हैं। हर विद्यार्थी कोशिश करता है जो भी सक्षम है कि हम ग्रेजुएट हैं तो ज़रूर एक बार प्रयास करें।
ऐसे में एक फिल्ट्रेशन राउंड की बड़ी जरूरत पड़ जाती है, एक छन्नी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर लाखों विद्यार्थी इम्तिहान ले रहे हैं, हर एक को के व्यक्तित्व को जानना, हर एक के जो है क्षमताओं को जान पाने शायद उतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करता है यूपीएससी, इस इम्तिहान को 3 चरणों में लेता है। एक होता है प्री एग्जामिनेशन, जिसको आप बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जामिनेशन। ये एक तरह की छननी का काम करता है। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो एक छन्नी है जिसमें हम फिल्टर कर लेते हैं उन लोगों को जो आगे सक्षम नहीं हैं। तो प्रीलिम्स का एक इम्तिहान होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते, आपके फाइनल लिस्ट में उनके नंबर नहीं जुड़ते। अब प्रीलिम्स एक तरह की छन्नी है कि भाई जो इससे पास हो जाएंगे वो फिर आगे जो है उनका सही मानने में हम मुख्य परीक्षा और आकलन देखेंगे, उनका व्यक्तित्व देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, ताकि हम देख पाएं कि इसमें से कौन सक्षम अधिकारी, वो 1000 अधिकारी जो हमें चाहिए वो कौन लोग हो सकते हैं। अब प्रीलिम्स परीक्षा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सोचेंगे कि जब प्रीलिम्स परीक्षा में सिर्फ छन्नी है, पास ही होना है, तो इतना क्यों मेहनत? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुख्य परीक्षा का एक अनुपात में ही तो हम निकालेंगे विद्यार्थियों को, लगभग। तो मान लीजिए अगर हमें 1000 सीटें चाहिए होती तो एक रफ आइडिया वो यूपीएससी निर्धारित करती है, इसका 15 गुना 17 गुना, मतलब 15,000 के आसपास हम प्रीलिम्स के लोगों को क्वालिफाई कराएंगे और देखेंगे फिर कि उनमें कितने मेधावी हैं। इसलिए प्रीलिम्स का इम्तिहान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लाखों बच्चों, एक औसतन अंदाजा आप लगा लीजिए कि औसतन कहा जा सकता है कि 5 लाख से तो ज्यादा विद्यार्थी होते ही हैं जो इम्तिहान दे रहे होते हैं। तो और लाखों विद्यार्थी इम्तिहान दे रहे हैं, उसमें से हम देखते हैं 15-20 हजार कौन है। इसके लिए प्रीलिम्स की परीक्षा की जाती है। अभी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसमें एक फिल्टर है, और जो इसको पास नहीं होगा वो कितना भी टैलेंटेड हो आगे काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको 2 बातें शुरू में ही कह दी कि सिर्फ मेधा, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं जो इतने मेधावी हैं कि अगर वो प्रीलिम्स निकालते तो वो मेंस में अच्छा कर पाते, पर वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। साफ साफ बताता है कि उनके अंदर श्रम की कमी रही है, या रणनीति की कमी रही है, या शायद दोनों की कमी रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, प्रीलिम्स निकालने के बाद आप मुख्य परीक्षा में आते हो। मुख्य परीक्षा में कई सारे पेपर्स होते हैं, उसमें सही आपका आकलन होता है कि आपकी जानकारी कितनी है, समझ कितनी है, विश्लेषण कितना है, और ये सारे आकलन होने के बाद फिर एक साक्षात्कार की परीक्षा होती है जिसमें आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में देखा जाता है कि आप कितने सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, कितना जो है आप चीज़ों को समझ पाते हैं, विश्लेषण कैसे कर पाते हैं, जिसको कहते हैं ना बहुत आम शब्दों में कहें तो स्थिति का जायजा लेना आपको आता है कि नहीं आता। इन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन होता है, और जो मुख्य परीक्षा है और जो इंटरव्यू है इसके नंबर जोड़ के जो शीर्षस्थ सेवाओं में होते हैं, ऊपर से 1000 जो विद्यार्थी है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सामान्य प्रक्रिया हो गई। अब जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि अगर आप इस टेस्ट से ही आगे नहीं निकले, इस छन्नी से ही पास नहीं हुए, तो आपके पास कितनी भी मेधा हो वो किसी काम की नहीं है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 इसके घटक होते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर है, जो प्रारंभिक परीक्षा, उसके 2 जो है पेपर्स होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, और दूसरा प्रश्न होता है जिसको आप CSAT बोलते हो। वो आपके अंदर जो तमाम अभियोग्यताएं हैं उनको देखता है, CSAT। जो CSAT का पेपर है 200 नंबर का, ये भी, और पहला पेपर भी 200 नंबर का। पर ध्यान दीजिएगा, जो CSAT का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कि आपको इतने नंबर कम से कम लाने हैं, लगभग 1/3 के आसपास आपको नंबर लाने होते हैं। बाकी आप उसमें कितना ज़्यादा लाते हैं उसको जोड़ा नहीं जाता है। जोड़ा किसको जाता है? 200 जो आपका सामान्य अध्ययन का है, लगभग 100, अगर आप इसमें देखें 100 प्रश्न हैं, हाँ, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर हो गए, और 1/3 नंबर जो है वो निगेटिव चला जाता है अगर आपने गलत कोई भी प्रश्न सॉल्व किया है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आपको निर्धारित करते हैं कि हाँ आप जो है आगे मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र में कम से कम आपको पास होना होता है। इतना आसान वो भी नहीं, ऐसे भी विद्यार्थी दिखते हैं जो वहाँ पर रह जाते हैं। हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन 80 होते हैं, वो एक बात का विश्लेषण है जो आप जब इम्तिहान देते हो तो अंदाज़ा लग जाता है। तो जो है लगभग 80 प्रश्न वहाँ पे होते हैं, और सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्न, जिसमें से अगर आपने सही किया है तो 2 अंक, अगर गलत किया है तो उसका 1/3 जो है वो निगेटिव कर लिया जाता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की आकलन करें, क्विक आकलन करें, तो पिछले वर्ष लगभग 100 के आसपास, उससे पहले 98, मतलब जो कट ऑफ है जनरल सामान्य कैटेगरी के लिए वो लगभग 100, 105, 110 अंक इसके बीच में रहता है। मतलब अगर किसी ने एक औसतन अंदाजा ये कहें कि अगर किसी ने 55 से 60 नेट क्वेश्चन सही किए हैं गलत घटाने के बाद, तो आप कह सकते हैं कि वो संभावना यही है सामान्य संदर्भों में कि वो आगे मुख्य परीक्षा तक पहुंचेगा।
यहाँ पर कई बार उन्होंने कहा है कि सामान्य अध्ययन से आशय क्या है। यूपीएससी ने कई सारे संदर्भों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एक चीज कही जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सामान्य अध्ययन से आशय ये है जो एक कोई जागरूक व्यक्ति बिना उस विषय में विशेष जानकारी के जानता हो। कोई भी जागरूक, अगर आपने विषय नहीं भी पढ़ा तो एक जागरूक व्यक्ति से जो उम्मीद की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। एक दो उदाहरण अगर मैं फटाफट आपको बताऊं, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो आजकल, अभी आपने देखा कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई। क्यों बनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य होगा? एक सामान्य जानकारी है कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री क्या है, क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या जो है इतना चर्चित क्यों रहा। ये भी अपने पीछे पढ़ा जो है कि जो है ये जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया। तो ये क्या होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, किस आधार पर कहते होंगे? ये एक सामान्य जानकारी है जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको ओवरलुक कर दे। ये जागरूक कौन होता है? जो चीज़ों के घटकों को समझ रहा हो। तो अब आपने एक नई मंत्रालय बनाई, आपने अभी देखा होगा कि मंत्रालयों में रीशफल किया गया, तो सामान्य से मन में आता है कि भाई 543 सीटें हैं, 81 मंत्री ही क्यों, उससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं, क्या कारण हो सकता है? उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, क्या रीज़न है? तो आपको पता होना, अब यहाँ से आपके मन में आएगा। और हर न्यूज़पेपर में लिखा होगा कि जो है एक गाइडलाइन है, संविधान में संशोधित किया गया था जिसमें कहा गया था 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अब ये सब सामान्य अध्ययन है। ये सामान्य अध्ययन है, ये तब आपका ज्यादा प्रगाढ़ होता है जबकि इसके पहले की पृष्ठभूमि थोड़ी आपको पता हो। जैसे आपको अगर जानकारी है संविधान के बारे में थोड़ी, अगर आपको जानकारी है कि मुख्य प्रावधान क्या है संविधान के, तब आप इस न्यूज़ को ठीक तरह से इसका विश्लेषण कर पाओगे और तब एक वो जागरूक नागरिक जिसको कहते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत डीएनए और जो है क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, वायरस, इसके बारे में जानकारी, तब आप समझ पाओगे आसानी से डेल्टा ऑफ कंसर्न, किसको जो है बोलते हो वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये सब सामान्य अध्ययन है। तो जब सामान्य अध्ययन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती अक्सर विद्यार्थियों से हो जाती है। आज मैंने जैसे कहा कि मैं और मेरे सभी जो है मित्रगण जो प्रयास करेंगे आपको बताने का, वो इसी बात पे बताएंगे कि हम कहाँ डूज एंड डोंट्स क्या है इस इम्तिहान में, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप जब पढ़ने गए हो तो आपको ये बिल्कुल स्रोत अगर ठीक ना पता हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी आजकल तो जो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं। ऐसे में ये जान पाना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नहीं वाला घटक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर हम देखें सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन के सही स्रोत का आइडिया कैसे करना है, कौन से विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसके क्या अप्रोच होने चाहिए। हर एक विषय की अपनी खास एक रिक्वायरमेंट होती है। आज हम सब मिलकर उस दिशा में प्रयास करेंगे कि आपके सहयोगी हो सकें, बता सकें, मैं मेरे सेशन के बाद जो अन्य सेशन होंगे उसमें भी, कि कैसे जो है इस विषय में पढ़ा जाना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, जब आप वहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 60+ क्वेश्चन को माना जाता है सेफ है, जब आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, अब आप मेंस का एग्जाम लिखते हो। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मैंने फटाफट एक बेसिक आइडिया दे दिया। एक तो भाषा का पेपर होता है, जाहिर सी बात है आप सब हिंदी भाषी हो तो हिंदी भाषा में लिखोगे। एक इंग्लिश का पेपर होता है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें भी इसके नंबर जुड़ते नहीं, आपको सिर्फ उसको पास करना होता है। उसके बाद निबंध का एक पेपर होता है 250 नंबर का। निबंध से आपके अंदर के का जो विवेकशील मस्तिष्क कितना है, आप कितना सोच पाते हो, कितना विश्लेषण कर पाते हो, आपकी दूरदर्शिता कितनी है, आप चीज़ों को कितना शेप दे सकते हो, इन सब चीज़ों, मतलब कुल मिला के आपके अंदर कुछ विश्लेषणात्मक क्षमताओं और जानकारियों का प्रयोग, इन सब की जानकारी ली जाती है। निबंध 250 नंबर का होता है। फिर सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और एक लिस्ट दी होती है यूपीएससी में जिसमें आपको वैकल्पिक विषय चुनना होता है। कोई भी वैकल्पिक विषय आप चुन सकते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट किसी भी विषय में हो, आप कोई भी वैकल्पिक विषय जो लिस्ट में दिया गया है उसको चुन सकते हैं। ये कुल मिला के आपके 1750 नंबर होते हैं। औसत ये दिखा है कि 1750 में 50% के आसपास, कभी थोड़ा 19, कभी थोड़ा 20, कभी थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 50% के आसपास जो है कट ऑफ रेंज करती है। तो अगर 1750 में लगभग इसका मान के चलिए किसी ने 1000 नंबर, 900, कभी 900, कभी 1000, मैं सामान्य श्रेणी की बात कर रहा हूँ, अन्य श्रेणियों की से थोड़ा ही कम रह रही है। धीरे धीरे उसके बीच की गैप कम हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत कह सकते हैं। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं जो आर्थिक और जो कहते हैं ना सामाजिक कमी है वो तो थोड़ी कम हो रही है। पर यहाँ जब मैं सामान्य का कट ऑफ बोल रहा हूँ तो मान के चलिए बाकी कट ऑफ भी इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। तो ये जितने आपके पेपर हैं 250 नंबर की, ये 3
घंटे के पेपर होते हैं, उधर प्रीलिम्स का पेपर 2 घंटे का होता है। ये जरा ध्यान दीजिए, 3 घंटे के पेपर होते हैं। जो लोग नेत्रहीन हैं और इम्तिहान लिखते हैं उनको आधा घंटा अतिरिक्त दिया जाता है। तो ये जो है कुल मिलाकर 1750 नंबर का पेपर लगभग किसी ने 50% के आसपास अचीव किया है, तो वो जो है क्वालिफाई कर जाता है अगले राउंड के लिए। अगले राउंड में आपका जो है इंटरव्यू है। इंटरव्यू में 275 नंबर हैं। आप देख पा रहे हैं कि इंटरव्यू उतना निर्णायक नहीं जितना हम अक्सर सोचते हैं। ये एक मिथ है कि इंटरव्यू जो है बहुत, क्योंकि इंटरव्यू में भी आप औसतन देखेंगे एक रेंज है, उसी रेंज में विद्यार्थियों को नंबर दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत 19-20, ये मैं नहीं कहूँगा कि महत्वपूर्ण नहीं, पर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतिम में डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आपको मेंस में जितने नंबर मिले, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को मेंस में 1100 नंबर मिले हैं और इंटरव्यू में 200 नंबर मिले हैं, तो कुल मिला के 1300 नंबर हो जाता है। अब 1300 नंबर के साथ वो अगर टॉप 1000 वाले में है तो उसका चयन हो जाएगा। इस तरीके से चयन की प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाता है, जब आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते हो, उसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या डैफ कहा जाता है, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से कैडर को वरीयता दोगे। कैडर, जब आप आईएएस की नौकरी करते हो, आईपीएस की नौकरी करते हो, तो आप किसी एक राज्य विशेष में काम कर रहे होते हो, उसको कैडर कहा जाता है। आपसे पूछते हैं वो कि आपकी वरीयता क्या है, कौन से राज्य में आप पहले पसंद करोगे। जाहिर सी बात है, लोग अपने जो है होम स्टेट को प्रेफर करते हैं, आसपास के स्टेट को प्रेफर करते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आप निर्णय लेते हैं। जरूरी नहीं आपको कैडर मिल जाए, वो डिपेंड करेगा कि आप टॉप लिस्ट में, माने जो पहला कैंडिडेट है उसको कैडर मिला, उस कैडर में हमें 4 ही जॉब की जरूरत थी और इस तरह से शुरू में ही 4 जॉब भर गए तो आपको नहीं मिलेगा, अगला जो है इस तरह। तो एक समान चयन प्रक्रिया है। हालांकि वो आप आगे धीरे धीरे और समझोगे उसके बारे में, पर मैंने यहाँ एक कोशिश किया कि एक रफ आइडिया आपको पहले बता दूं, ताकि आपके अंदर जो मिथ हैं सिविल सर्विस को लेकर, सिविल सेवाओं को लेकर, वो थोड़ा टूटें। तो आई होप आपको प्रक्रिया समझ में आ रही कि सरकार को अपने शीर्षस्थ पदों के लिए बेहतरीन जो है मेधावी और सक्षम, मैं 2 शब्दों को बार बार बोल रहा हूँ, मेधा नहीं है तो जो है सिर्फ श्रम काम नहीं करेगा, मेधावी हो, सक्षम हो, मतलब श्रम भी करते हो, रणनीति भी हो, उन अधिकारियों को चयन के लिए वो डीओपीटी को बोलते हैं। डीओपीटी एक लिस्ट जारी करती है, यूपीएससी उस आधार पर चयन प्रक्रिया निकालती है, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो यूपीएससी आपका नाम जो है रिकमेंड करती है डीओपीटी को, और आगे की कार्रवाई फिर डीओपीटी आपको कहाँ अपॉइंट करना है वगैरह वगैरह, वो फिर वहाँ पर आप चयनित किए। जैसा भी आपने देखा वेबसाइट पर कि वहाँ पर अधिकारी खड़े थे और उसके बारे में कुछ ब्रीफिंग की जा रही थी। तो ये जो है एक मोटा मोटा अंदाजा कि सिविल सेवा की परीक्षा क्या है, क्या सिविल सेवा से क्या आशय है, और यूपीएससी क्यों ये संवैधानिक राज्यों में ये काम, ठीक यही काम थोड़ा अधीनस्थ लेवल पर राज्यों में किया जाता है, जो राज्यों के लोक सेवा आयोग करते हैं। हर एक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग भी है। हालांकि आगे आप जब संविधान के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि अगर चाहें तो राज्य भी कभी कभी यूपीएससी से कह सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे एग्जाम करवा दो। तो ये एक रफ आइडिया हुआ इम्तिहान के बारे में। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि क्या निर्णायक घटक होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो इस इम्तिहान में जो जितने भी सफल कैंडिडेट रहे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जब उनसे परिचर्चाएं होती हैं, जब उनसे बात होती है, कई बार आप सुनते हो कि बिल्कुल यंग कैंडिडेट है, 21, 22, 23 साल का उसका सिलेक्शन हुआ है। औसत यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बता दूं कि जो औसत आयु है सिलेक्शन की 25 से 26 से है। अगर मतलब कुल मिलाकर जितने 1000 कैंडिडेट बन रहे हैं उसमें से देखा ही जाता है कि यंग कैंडिडेट तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसका साफ साफ मतलब है कि ये सिर्फ पढ़ने का नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ने का इम्तिहान होता तो जाहिर सी बात है जो लगातार 5, 6, साल 7 साल पढ़ रहा हो ज़्यादा उसकी संभावनाएं होती। इसका मतलब इसमें रणनीति, श्रम, वो सब भी देखा जा रहा है। तो आप औसत देखोगे तो 25 से 26 के आसपास है। यूपीएससी ने एक आंकड़ा दिया है 25 कुछ का, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ 25 से 26 के बीच का है। मतलब यंग कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। अगर आप फाइनल लिस्ट में देखोगे वो 25 वाले एज ग्रुप के, इस आसपास में मतलब 21 से 25 वाले एज ग्रुप के ज़्यादा कैंडिडेट हैं। साफ साफ बताता है, सही रणनीति हो, सही हो तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ इस संस्था में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको वो सही रणनीति के बारे में जानकारी दी जाए, बताया जाए कैसे क्या किया जाना चाहिए। अगर हम उनके जानकारियों का एक विश्लेषण करें, त्वरित विश्लेषण करें, तो ये 4 बातें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं यूपीएससी के इम्तिहान के लिए।
पहला यह है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक विषय में कैसी रणनीति बनाएं, क्योंकि हर एक विषय अपने आप में समंदर है। अगर आप जो है पढ़ने चलो तो अब मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बात करो, मैं अभी इसकी चर्चा करूंगा, तो अपने आप में ही समंदर है। जो लोग बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्या सब आपको पढ़ना है? जी हाँ। अगर मैं कहूँ कि जी हाँ, तो फिर आप समझिए कि आपने अपनी रणनीति को खो दिया। आपको जानना होगा कि इसमें से कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सामान्य अध्ययन का आशय क्या होता है कि आपको एक जागरूक नागरिक की हैसियत से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो तभी पता होती है जब उसकी पृष्ठभूमि पता हो, उसके बारे में शब्द पता हो, और आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स से अपने आप को रूबरू रखते हो, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या कम से कम एक मैगजीन हो जिसको आप फॉलो करते हो करंट अफेयर्स की, इत्यादि इत्यादि। तो पहला तो कि जो मेन विषय हैं, हर एक विषय का अपना एक वेटेज है। जैसे इकोनॉमी हो गया, जैसे आप बोलते हो पॉलिटी हो गया, या उदाहरण के लिए हम बात करें जो है ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री है, सामाजिक मुद्दे हैं, तो कुछ हर एक विषय की अपनी भूमिका है। वो आपसे संदर्भित अभी जानकारी उस पर चर्चाएं की जाएंगी कि हाँ वो कौन से विषय हैं, क्या घटक होते हैं, इत्यादि इत्यादि। और हर एक विषय में उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ताकि आप कम समय पे अधिकतम आउटपुट दे पाओ। ये पूरा इम्तिहान रणनीति का भी है कि आप कैसे कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रहे हो, कितनी आपकी क्षमता है, इफिशिएंसी कितनी है। तो रणनीति कैसे हो और उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, क्योंकि रणनीति बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जब आप चीज़ें करने चलोगे तो आपको पता चलेगा कि रणनीति से क्रियान्वयन में परिवर्तन करने में भी कुछ चुनौतियाँ आती हैं। अगर उन चुनौतियों से भी आप परिचित हो तो थोड़ा आसान हो जाती हैं चीज़ें। स्रोतों की उचित जानकारी होनी चाहिए। ये मैं ऐसे कई विद्यार्थियों में बहुत से कहूँगा ये बात, बहुत इसको महत्व देते हुए कि ऐसे कई विद्यार्थियों से मैं मिला हूँ जो बहुत श्रम करते हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन शायद वो स्रोत ठीक नहीं थे, और उसकी वजह से जो है वो अपने इम्तिहान में सकारात्मक जो है रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। समसामयिकी का प्रबंधन, जैसे मैंने आपको बताया सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स का एक रोल है, तो वो क्या है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे उसको प्रबंधित करें। कोई भी अगर ये कहे कि मैं 365 दिन रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और बिल्कुल जो है 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, तो थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं। मानवगत समस्याएं भी होती हैं, चुनौतियां भी होती हैं, किसी दिन आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पूरा प्रबंधन कैसे किया जाए, अगर नहीं पढ़ पाए तो क्या किया जाए, पढ़े हैं तो कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा विश्लेषण और लेखन क्षमता, ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं जिनके पास जानकारी है पर वो विश्लेषण नहीं कर पाते, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना नहीं जान पाते कि ये चीज़ कहाँ जुड़ती है, और अगर ये भी क्षमता है तो लिख नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर, हालांकि अभी आगे हम हमारे जो विशेषज्ञ आपसे बात करेंगे इस संदर्भ में, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ इस संस्था में एक कोशिश लगातार करते रहते हैं, और वो ये है कि आपसे रोज कम से कम एक मेंस का आंसर हम लिखवाते हैं। जो आपका क्लास उस दिन चला होता, जो विषय आप पढ़ रहे होते हो, उससे शुरुआत में आप देखते हो कि आपको खुद ही लगने लगता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो। वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ पता है, लेकिन आप उस 7-8 मिनट में जब आपको एक प्रश्न लिखना था आप नहीं लिख के आ पाए, तो फिर वो क्षमता किसी काम की नहीं। इसलिए लेखन क्षमता को भी एक मैंने यहाँ एक निर्णायक घटक के रूप में रखा है। देखिए, ज़्यादातर आप पहले दो पे ही ध्यान देते हो, मैंने ये दो बात की इसलिए भी जोड़े क्योंकि विश्लेषण और लेखन क्षमता, उस 7-8 मिनट में क्वेश्चन को समझ पाना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या डिमांड करता है और कैसे उसको मैक्सिमम लिखा जाना, लेखन क्षमता ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एक विषय की अपनी लेखन क्षमता की अपनी आवश्यकता होती है, और यहाँ पर हम डेली क्लासेस में कोशिश करते हैं कि रोज आपको और आपकी जो आपने जो आंसर लिखा होता है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें कहीं दो मत नहीं कि जिन विद्यार्थियों ने लगातार उसको लिखा होता है वो खुद महसूस करते हैं 1-2 महीने बाद कि अब उनका प्रेजेंटेशन बेहतर हुआ है, चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिख पाते हैं। तो ये एक 4 बहुत निर्णायक घटक हैं। जो अगर आपने इन घटकों पे ठीक से काम कर लिया, थोड़ा संतुलन है, आप स्रोतों को जानते हो। ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं पता चला पूरा वर्ष एक ही विषय पढ़ते रह गए, और फिर जब इम्तिहान नज़दीक आया तो वो बाकी विषय फटाफट पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपको समझना होगा कि इसका क्या क्रम है, कैसे इसके घटक थे, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो आपको विषयों की रणनीति पता होना चाहिए कि किसको कितना समय देना है, कैसे काम करना है, क्रियान्वयन कैसे करना है। स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए, समसामयिकी का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और विश्लेषण और लेखन क्षमता, इस चौथे घटक को ज़्यादातर विद्यार्थी नज़रअंदाज करते हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शुरुआत के पहले दिन से ही लिखना शुरू कर दें, आपने जिस दिन सोचा यूपीएससी के, लेकिन हाँ, धीरे धीरे एक वो चरणबद्ध तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलता है। आपके अंदर अपने आप को आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, उसको
लिखने की जो क्षमता है, क्योंकि आपको उसी से आंका जाएगा इम्तिहान में कि आपके अंदर लेखन क्षमता कैसी रही है। तो ये 4 बहुत निर्णायक घटक हैं। आज के जितने भी सेशंस हम लोग करेंगे आपके साथ, मैं और हमारे जो सहयोगी हैं, ताकि हम सब लोग का प्रयास ये होगा कि आपको ये बता पाएँ कि एक एक विषय में क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ होती हैं, क्या घटक होते हैं, कौन से स्रोत सही होंगे, करंट अफेयर्स को कैसे अगर व्यवस्थित करना है, और थोड़ा सा अगर लेखन क्या है उसके बारे में क्या जानकारी है, वो सब भी बातें की जाएंगी। तो आई होप ये बात आपको स्पष्ट रही। एक थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि पहले देना चाहता था कि सिविल सेवाएं क्या और उसके बारे में मूलभूत जानकारी कि प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में तो आपने देखा प्रीलिम्स के अंक नहीं जुड़ते हैं, मेंस के अंक और इंटरव्यू के अंक को जोड़कर आपकी लिस्ट बनती है। हर साल सीटें फिक्स नहीं है, वो डीओपीटी निर्धारित करता है कि इस साल कितने की जरूरत है। सिर्फ आईएएस का इम्तिहान नहीं होता, उसमें और सारी करीब 21 पर लगभग सभी जो है लेस और मोर एक ही रैंक की जॉब्स होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण जॉब होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे मेधावी और सबसे सक्षम विद्यार्थी वहाँ पहुँचें। तो यूपीएससी इस दिशा में, और इसीलिए यूपीएससी न सिर्फ यहाँ जहाँ जहाँ भी उच्च स्तरीय इम्तिहान होता है, यूपीएससी का एक तरह से एक उन्होंने बॉडी बनाई हुई एग्ज़ाम के लिए, ताकि इस तरह के एग्ज़ाम की प्रक्रिया को वो व्यवस्थित तरीके से कर पाएँ। तो ये इसलिए आप इसको बोलते हैं यूपीएससी का इम्तिहान है, कुछ लोग बोलते हैं आईएएस का इम्तिहान है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आईएएस के अलावा 20 करीब और जॉब्स हैं और उन सबको यूपीएससी कराती है और यूपीएससी और इम्तिहान भी करा रही होती है। पर चूंकि सिविल सेवाओं का इम्तिहान महत्वपूर्ण इम्तिहान, इसलिए उसको हम लोग यूपीएससी की तैयारी बोल सकते हैं, यूपीएससी की जो है सेवा बोलते हैं कि, या सिविल सेवा की तैयारी बोल सकते हैं, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया कि साक्षात्कार का क्या है। साक्षात्कार के बारे में आगे अलग से डिस्कशंस भी हैं, पर यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर आपकी जानकारी नहीं देखी जाती, वहाँ आपके व्यक्तित्व, ओवरऑल व्यक्तित्व को देखा जाता है कि ओवरऑल व्यक्तित्व कितना। तो कुल मिलाकर ये आप 2025 अंक में कितने 50% देखा गया है, लगभग कट ऑफ जा रहा है इस समय 50% के आसपास। अगर आप कर पाते हैं तो आप जो है फाइनल लिस्ट में पहुंच पाते हैं। अब ऐसे में आपको अगर रणनीति थोड़ी ठीक है, थोड़ा आपने ऊपर की तरफ किया, तो आपको अपने पसंदीदा जॉब मिल सकती है, आईएएस मिल सकता है, आईपीएस मिल सकता है, आईएफएस मिल सकता है, जो आपका पसंदीदा जॉब है। तो इस तरीके से भी ये निर्धारित किया जाता है। तो आई होप ये आपको बेसिक जानकारी स्पष्ट रही। बिना देरी के मैं अपने दूसरे घटक पर आना चाहूँगा जो मुझे आज आपसे चर्चा करनी है, वो है अर्थशास्त्र को लेकर कि इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में कैसा, उसके बारे में क्या क्या बातें, क्या ध्यान देना है, क्या संदर्भ होने चाहिए। तो अगला जो मैं इसी डिस्कशन के क्रम में आगे बात करूँगा वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान, चुनौतियाँ एवं अवसर। आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि मैं उसमें समान अध्ययन में बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि हम कहते हैं इकोनॉमिक्स है, भूगोल है या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन सबको आप कोर विषय की तरह देखते हो। इन पर्यावरण है, इन सबसे कई सारे प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान, चुनौतियां और अवसर, तो आपने देखा मैंने वहां तो इकोनॉमिक्स बोला था, पर मैं यहाँ पे कहीं इकोनॉमिक्स नहीं लिया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सामान्य अध्ययन में वो आपसे अर्थशास्त्र के सिद्धांत नहीं पूछेंगे कि फला सिद्धांत बताइए या फला डेटा बताइए, वो जो है चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कितना जानते हो, सामान्य जानकारी आपके पास है कि नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका क्या स्थान है, उसके बारे में आपको, जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे इस बार उन्होंने सवाल पूछा था, अगर उसके बारे में कुछ समसामयिकी रही है, कुछ घटनाक्रम रहा है। जैसे इस बार के प्रीलिम्स में उन्होंने सवाल पूछा था, बहुत बेसिक चीज़ थी, गोल्ड रेंज क्या होता है। अब अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होता तो आप जानते भी श्रीलंका के ऊपर वो इशू बना था, क्योंकि उनके पास भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो रही थी। लगातार हर न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आ रही थी कि आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं, गोल्ड रेंज एक शब्द होता है आईएमएफ में। तो सवाल आया था कि गोल्ड रेंज का संबंध निम्नलिखित में से किस में है, और उसका जवाब होगा आईएमएफ। ये 2020 का सवाल है। या मान लीजिए पीछे चर्चा में रहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कृषि में हमारी जो गेहूं चावल पर ज़्यादा ध्यान, जो हमारा फोकस हो गया था, उसकी वजह से जो हमारा मोटा अनाज है, मिलेट जिसको आप बोलते हो, मोटा अनाज, उसकी पैदावार को थोड़ा सा और बढ़ावा किया जाए। तो उस दिशा में फिर उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हाँ ये एक फसल है, बताइए कौन सी है, उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। अब ये सब करंट अफेयर्स है। जब मिलेट की बात करते हैं, मोटा अनाज की बात करते हैं, तो किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है उसके बारे में, ये सब करंट अफेयर्स में। अब जैसे अभी आपने देखा
कि ना पीछे अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक अमेरिका में एक जो है पेट्रोल है, एक तरह का हल्का जो है पेट्रोलियम उत्पाद है जिसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये सवाल आया था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का संबंध किससे है। तो इस तरह के जो शब्दावली हैं जो आपके करंट अफेयर्स से, या कई बार वो पूछ लेते हैं कि मौद्रिक नीति में अगर हमको मुद्रास्फीति को बढ़ाना, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना है तो क्या करना है, घटाना है तो क्या करना है, मुद्रास्फीति बढ़ रही तो उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो सामान्य जानकारी, अब ये तभी आप कर पाते जब उसके पीछे के आपके शब्द पता हो, उसके बारे में जानकारी हो आप, और आगे जो है आप उससे संबंधित समसामयिकों को देखते हो। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए बताया है कि वैसे तो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, आम बोलचाल में आपके शिक्षक भी कहेंगे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है आज, लेकिन वहाँ पर आपसे इकोनॉमिक्स के सिद्धांत नहीं पूछे थे। वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नक्शे का पूरा जो है व्याख्यान दीजिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जानते हो चीज़ों को, आप समझते हो व्यवहारिक स्तर पर कि अर्थव्यवस्थाएँ कैसे चलती हैं, क्या घटक है। जैसे पीछे भी काफ़ी खबर रही अमेरिका और चाइना के इकोनॉमिक वॉर की, तो क्या है, क्या पृष्ठभूमि रही थी, पूरा 5G प्रकरण क्या रहा है, या कुछ भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा सा वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या चल रही है और भारत का उससे क्या लेना देना है। क्यों प्रधानमंत्री जी लाल किले से इस बात को बार बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ FDI बढ़ रहा है, तो FDI क्या होता है, कैसे आता है, बढ़ने से क्या लाभ हैं, या जो है हम कहते हैं कि हमारा रुपया कमज़ोर पड़ गया डॉलर के मुकाबले, तो उससे क्या लाभ या हानि होती है। क्या रुपया कमज़ोर होना हमेशा खराब होता है, तो फिर चाइना जानबूझ के अपना रुपया कमज़ोर क्यों कर देता है। तो ये सब बातें, ये बेसिक जानकारी है। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहता कि आप उसकी जो है उसका माध्य कैसे निकालते हैं, विनिमय दर को जानिए, पर हाँ विनिमय दर क्या होता है, क्या उसके घटक होते हैं, ये सारी मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये तभी होती है जब आप क्रमबद्ध तरीके से पहले शब्दों और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हो और फिर उनका अनुप्रयोग करते हो करंट अफेयर्स में। जैसे आपको विनिमय दर पता है और आपको पता है कि विनिमय दर और आयात निर्यात में क्या संबंध है। जिन भी देशों में आयात बाहर से ज़्यादा होता हो वहाँ अगर रुपया उनका कमज़ोर पड़ेगा तो उनको नुकसान होगा, और जिन भी देशों में निर्यात ज़्यादा होता हो वहाँ पर अगर उनका रुपया कमज़ोर होगा तो उनको लाभ होगा। यही कारण है कि चाइना रुपया कमज़ोर करता है, हमारे यहाँ जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमें थोड़ी चिंता होती है क्योंकि हम आयात ज़्यादा कर। अब ये सब देखिए सामान्य अध्ययन हुआ, तो इसलिए ये पहले तो ये जानना जरूरी कि इकोनॉमिक्स जब हम बोलते हैं तो वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान, भले हम बोल उसको अर्थशास्त्र रहे होते हैं। तो आई होप ये बात आपको स्पष्ट है कि यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंडियन इकोनॉमी को जानते हैं कि नहीं। अगर मैं इसका वेटेज की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर विषय के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विषय से कितने प्रश्न आते हैं, क्या होता है इत्यादि इत्यादि। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स की परीक्षा, भी आपने देखा कि प्रीलिम्स की परीक्षा क्या होती है। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 20 से 25 प्रश्न, कभी थोड़ा कम भी हो सकते हैं, मैं इसलिए मैंने लगभग लिखा है। कई बार 15-18 क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा, मुझे रणनीति बनाने में सहयोग करेगा आपको। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं, और मैंने अभी आपको पीछे बताया भी है कि प्रीलिम्स में अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि आप ज़्यादा संभावना कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे होंगे। सामान्य परिस्थितियों में बहुत ही आसान पेपर आ जाए या कुछ अप्रत्याशित हो जाए बात अलग है, पर सामान्य परिस्थितियों में ये देखा गया है कि 50, 55, 60 क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट सही हैं तो आपकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि आप मुख्य परीक्षा लिखोगे। तो अगर अब 100 में से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है तो बताने की आवश्यकता नहीं कि 1/5वां हिस्सा इससे आ रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो लोग अपनी रणनीति का अभी आकलन कर रहे होंगे, इकोनॉमिक्स की एक खास बात और भी है। देखिए, मैं भी इकोनॉमिक्स ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसका सही मतलब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 20-25 क्वेश्चन में से एक खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं 20-25 क्वेश्चन, ये वो प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सरल से मध्यम कैटेगरी में है। जैसे अभी मैंने आपको फटाफट क्वेश्चंस बताए थे कि भाई ये क्वेश्चन आया है गोल्ड ट्रेंच क्या होता है, या जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या था, ये इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप देखोगे सवालों का जो स्वभाव होता है तो सरल से मध्यम रखा जाता है। ऐसा
कभी कभार होता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत दुरूह क्वेश्चन पूछे जाते हो या बहुत ज़्यादा उसको घुमा फिरा के पूछा जाता हो, क्योंकि एक सामान्य अध्ययन है और ये माना जाता है औसतन की सामान्य जानकारी अर्थशास्त्र के मामलों में लोगों की सीमित होती है। शायद ये भी कारण हो सकता हो, पर जो भी है क्रम ये रहता है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सरल से मध्यम, मतलब अगर हमने 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है या 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो आप उसमें आसानी से चीज़ों को फिल्टर कर पाते हो कि हाँ इसका ये जवाब होगा इत्यादि इत्यादि। तो इसमें अगर आप देखें तो 20 क्वेश्चन में से आराम से आप उम्मीद कर सकते हो कि 14-15 क्वेश्चन आप सेफली कर सकते हो। अगर आप ये 14-15 क्वेश्चन कर पाते हो तो लगभग आपने 1/4 जंग जीत ली। 60 क्वेश्चन आपको नेट करने थे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ विद्यार्थियों को कि इकोनॉमिक्स विषय आपका एक अस्त्र की तरह होना चाहिए, आपके एक तलवार की तरह होना चाहिए जो वहाँ पर आप अटैक करने के काम आए। क्योंकि अगर 20 में से आप 15 क्वेश्चन, जो कि संभव है बशर्ते कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखें। अभी मैं उन्हीं चीज़ों की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि वो क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो पर ये संभव बना सकती हैं। क्योंकि क्वेश्चनों का स्वभाव थोड़ा सरल से मध्यम रखा जाता है। एक बात जो है 20 क्वेश्चन जो है लगभग आते हैं। अब इसमें से 20 क्वेश्चन में से एक औसत अंदाज़ा अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं शब्दावली आधारित। कुछ नया शब्द है, कोई नई चीज़ पूछ ली। जैसे इस बार उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ पूछी थी कि अगर कोई आदमी अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल ले कैश, तो देश की मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आप जानते हो मुद्रा आपूर्ति क्या है, क्या घटक है इत्यादि इत्यादि, तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से जवाब दे पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि M3 का एक फॉर्मूला होता है, उसमें वो दोनों चीज़ें जुड़ती हैं। तो अब ये एक इन 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत मूलभूत चीज़ों पर होते हैं, बहुत बेसिक जानकारी पे होते हैं कि आपको ये शब्द पता है कि नहीं, कैसे काम करता है। इसके लिए NCERT एक बड़ा अच्छा स्रोत बनता है। इसलिए आप देखेंगे कि लगभग हर जो है सफल विद्यार्थी कहता है NCERT ज़रूर पढ़ें। लगभग हर शिक्षक आपको कहेंगे कि NCERT 11वीं-12वीं की जो NCERT है। हालांकि इकोनॉमिक्स में ध्यान रखिएगा कि एक जो समिष्ट अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली पुस्तक है वो आपकी ज़्यादा काम की होती है, माइक्रो वाली उतनी यहाँ उपयोगी नहीं दिखाई पड़ती। तो आप लगभग वो 10 क्वेश्चन आते हैं जो शब्दावलियों पर आधारित हैं और बाकी 10 क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं, जो उस समय करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होता है। करंट अफेयर्स में लगभग 1 साल का हम ब्रैकेट मान के चलते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। पिछले कुछ अगर बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है तो वो थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन औसतन 1 साल 365 दिन का आप ब्रैकेट निकाल के रखते हो। तो अगर आपने इस 20 में से 15-16 क्वेश्चन सही कर लिए, बाकी आपने छोड़ दिए या मान लीजिए एक आधा गलत भी हो गए, तो भी आप अपनी संभावनाओं को अब ज़्यादा विस्तृत कर पाते हो। इसीलिए आपको हर सफल विद्यार्थी कहता मिलेगा कि इकोनॉमिक्स को सीरियसली करने की ज़रूरत है, इस संभावनाओं को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया ना कि किसी विषयों के बारे में जानना, उनकी रणनीति के बारे में जानना और फिर उनका उस हिसाब से क्रियान्वयन करना। अगर हम मेंस की बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो तीसरा पेपर है, तो आप देख रहे हैं कि मतलब प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स एक तरह से संजीवनी का काम कर रहा है। उसके बिना नहीं आप देख पा रहे हो आगे बढ़ पाओ, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो गए तो आगे संभावना बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में लगभग अगर एक मोटा मोटा अंदाज़ा हम बताएं तो जो तीसरा पेपर है मुख्य परीक्षा का, जो थर्ड पेपर है सामान्य अध्ययन का, जो तीसरा पेपर है उसमें आप इसीलिए लिखा हुआ है थर्ड पेपर का लगभग 50% हिस्सा, थर्ड पेपर का लगभग आधा हिस्सा इकोनॉमिक्स का होता है। जैसे इस बार इन्होंने एक सब पूछा पोटेंशियल GDP क्या होता है। काफ़ी चर्चित था पोटेंशियल GDP, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित देश हैं, जो अच्छे अर्थव्यवस्थाएं हैं, OECD देश इनको आप बोलते हैं, OECD देशों ने इस पर चिंता जताई थी पोटेंशियल GDP को लेकर, कुछ गणनाओं को लेकर, वो लगातार चर्चा में बना था। या आपने अगर खबर सुनी हो तो GST कंपनसेशन सेस को लेकर केंद्र और संघ के बीच में विवाद हो रहा था, कुछ बातों को केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, कुछ बातों को लेकर संघ और राज्यों के बीच में। तो इस सवाल आया था कि GST कंपनसेशन सेस क्या है, वो एक्ट क्या है और क्या विवाद क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वो समसामयिकी से जुड़े हुए प्रश्न है। या कभी पूछ लिया नीति आयोग क्या है, किस प्रकार योजना आयोग से बेहतर है, इस तरह के प्रश्न जो है जो एक फिर वही बात की जो जागरूक व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो लगभग 50% जो है यहाँ पर आपका थर्ड पेपर होता है। तो आपने देखा कि प्रीलिम्स इसके बिना नहीं हो रहा, जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेंस में आप देख रहे हो कि एक हिस्सा 250 नंबर का, एक आधा कुछ मतलब 125 नंबर के क्वेश्चन एक पेपर किस में आ रहे हैं। कभी कभी आपको एक निबंध भी मिल जाता है,
मेन से क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया है कि वो किसी प्रक्रिया या कुछ समसामयिकी होती तो उसी पर आधारित किए जाते हैं। एक आपको निबंध कई बार मिल जाता है, आर्थिक गरीबी है या जो है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आर्थिक सामाजिक विषय पर कभी कभी निबंध मिल जाता है, वो भी आपको एक लाभ के रूप में दिखाई पड़ता है। तो प्रारंभिक विषय में, मुख्य परीक्षा में आर्थिक निबंध भी हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में थोड़ा अंतर होता है। प्रारंभिक परीक्षा में वो शब्द भी पूछते हैं आपसे और समसामयिकी भी पूछते हैं। मुख्य परीक्षा में वो ज़्यादातर समसामयिकी या कोई प्रक्रिया है उसके आधारित चीज़ों को पूछ रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा विषय का वेटेज, तो आप देख रहे हैं प्रीलिम्स में भी महत्वपूर्ण है, मेंस में महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको अपने जो है जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है, जो आगे बढ़े हैं और किसी भी कारण से जिनका नहीं हो पाया है, अगर उनसे भी बात की जाए कि क्या गलतियां हुई हैं, तो मैंने अर्थशास्त्र के बारे में या एक जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये 5 चीज़ें देखी हैं जिनको लेकर विद्यार्थियों को समस्या होती हैं। मैं इन 5 चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा बात आपसे करना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि पाठ्यक्रम क्या है, कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स तो अथाह सागर है, आप कितना पढ़ोगे। न्यूज़पेपर, अलग से न्यूज़पेपर ही आता है इकोनॉमिक टाइम्स, पढ़ते रहिए कि अब जोमेटो का आज IPO आने वाला है, चाहे तो आप खूब खुशखबरी निकालें, खूब पढ़िए जोमेटो का IPO कितने का बिकेगा, कितने का, और आप कहें कि हम तो खूब सारा सास पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ से सिर्फ काम का कि IPO क्या होता है, कैसे आता है, या ज़्यादा से ज़्यादा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, ये सेबी क्या होती है। अब ये सब सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य जानकारी है कि आपको पता है कि नहीं। अब ये नहीं कि हाँ आज सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ा, इतने पॉइंट घटा, उससे नहीं, पर हाँ सेंसेक्स क्या है, क्यों बनाया गया था, कैसे लाभ होता है, टॉप 30 कंपनीज कौन सी, क्या उसका क्राइटेरिया होता होगा, इत्यादि इत्यादि। तो वो एक आपको पाठ्यक्रम का जानकारी होना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज मैं थोड़ी सी आपको उसमें कोशिश करूंगा सहयोग करने की कि पाठ्यक्रम, क्योंकि जब पाठ्यक्रम अगर आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स में उन्होंने 2 लाइन में लिखा हुआ सिर्फ कि जो है अर्थव्यवस्था संबंधी जो मुख्य बातें हैं वो, और मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में कृषि जो है अवसंरचना इत्यादि के बारे में तो उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में एक सामान्य लिख दिया कि विभिन्न स्रोतों का विवरण इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं दिया उन्होंने कि आप जान पाएँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे में एक अच्छा स्रोत बनता है अगर हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखें कि पिछले वर्षों में, पिछले 10-20 वर्षों में कि कैसे प्रश्न आए हैं, अलग अलग यूपीएससी ने कैसे पूछा। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी राज्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा हल्के में लेते हैं अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस द्वंद में आप ना पढ़ें, राज्यों के इम्तिहान भी अच्छे होते हैं और उनके भी पेपर अब आजकल बेहतर बन रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, रेफरेंस ले। जब आप पिछले वर्ष के पेपर देखते हो तब कुछ टॉपिक समझ में आते हैं कि अच्छा ये टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा मैंने तैयार की, मैं भी आपसे उसकी तुरंत चर्चा करूंगा। एक दूसरी बात जो मैंने देखा कि विद्यार्थी चुनौती के रूप में देखते हैं वो ये है कि सही स्रोत कौन सा है, उपयुक्त स्रोत कौन सा है, किस रिसोर्स को पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इत्यादि इत्यादि। इस पर भी विद्यार्थियों को थोड़ा जो है स्पष्टीकरण चाहिए होता है। करंट अफेयर इकोनॉमी का कैसे प्रबंधित करें, ये भी एक बड़ा विषय, क्योंकि इकोनॉमी में जो है करंट अफेयर लगातार आ रहा है। आप देख रहे हैं कि भी पीछे लेबर रिफॉर्म हुआ है, उसके पीछे अगर आप देखें तो ये जो है फॉर्म बिल से संबंधित तमाम कानून बने हैं। अक्सर आप देख रहे हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या ये सब याद रखना है, कैसे करना है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये भी एक चुनौती है। और कई बार आपके मन में आता है कि हम पिछले वर्ष के प्रश्न क्यों करें, उससे क्या लाभ होना, कोई क्वेश्चन रिपीट तो होना नहीं है। तो उसकी प्रासंगिकता भी एक जो है विद्यार्थियों के मन में संदेह होता है। और नोट्स कैसे बनाएं, क्या उसके घटक हों, क्या चीज़ें हैं दिमाग में रखना चाहिए, ये कुछ बातें विद्यार्थियों के संदर्भ में आती हैं। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों की सहजता के लिए, आपके रणनीति में सहायता करने के लिए एक क्विक लिस्ट दे दी है। ये लिस्ट आपसे PDF में शेयर कर दी जाएगी। आप जो है इसको आराम से भी देख सकते हैं, चाहे तो उसको बाद में आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने उन सभी चीज़ों को लगभग रेखांकित कर लिया जिनसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं, जैसे कि कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं, या राष्ट्रीय आय, GDP क्या होता है, GVA क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन करता है, मॉस्पाई का क्या रोल है, जैसे भी पीछे आपने देखा आधार वर्ष को बदलने की चर्चा हो रही है कि आधार वर्ष बदल दिया जाए GDP का, तो आधार वर्ष क्या होता है, कैसे
कैसे गणना की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो कुछ आधारभूत संकल्पना है या कुछ HDI क्या है, एच जो है मल्टी डायमेंशनल, जैसे इस बार भी उन्होंने बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर एक मेंस में क्वेश्चन पूछा था, महत्वपूर्ण था क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी और इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार के लिहाज से। तो वो सब तमाम आंकड़े कैसे हैं, सूचकांक क्या, इसके बारे में बेसिक जानकारी। तो जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो HDI का आंकड़ा है, तो HDI क्या है, आजकल तो तमाम न्यूज़पेपर भी इसको लिख देते हैं, पर यहाँ पर हम लोग एक संस्था की तरफ से मासिक मैगजीन भी निकालते हैं करंट अफेयर्स के लिए। डेली एक पॉडकास्ट भी है आपको, जिसको आप सुन सकते हो, रोज उसमें करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता है, मासिक मैगजीन होती है और हर एक विषय का एक स्पेशल 365 365 दिन को एक तरह से प्रतिरूपित कर रहा है। तो 365 दिन का पूरा एक न्यूज़ एक जगह पर दे दिया जाता है और पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हम HDI से संबंधित आपको न्यूज़ बता रहे हैं तो HDI क्या है, उसका पूरा आंकड़ा, उसकी बैकग्राउंड, कौन करता है, कैसे होता है, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएं। तो अगर आप इसको लगातार बार बार दोहराओगे, मैगजीन को, उनको पढ़ोगे, तो आप सीधे सीधे आपको उसके पीछे की पृष्ठभूमि पता चल जाएगी और आप जो है ये भी समझ पाओगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं, राष्ट्रीय आय का मापन है, विकास के सूचकांक इत्यादि इत्यादि। प्लानिंग या नियोजन का क्या महत्व है, पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, क्यों खत्म कर दी गई, ये नीति आयोग कैसे काम करता। भी आपने देखा कि एक अवसंरचना पाइपलाइन बनाई गई है। अभी आपने सुना है कि नीति आयोग ने एक ये कहा है कि हम मोनेटाइज करेंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कही गई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मौद्रीकरण की एक अवसंरचना की बात कही जा रही है, जिसमें रेलवे का निजीकरण किए जाएंगे, डेडिकेटेड। तो नीति आयोग इन सबके आंकड़े देता है, ये कैसे करते हैं, नियोजन क्या होता है, प्लानिंग कैसे की जाती है। बैंक, आप देखेंगे इस टॉपिक से प्रीलिम्स में आपके खूब क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग से प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चन आते हैं। हर साल दिखाया गया है औसतन 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। कभी वो रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, मौद्रिक नीति में ये मुद्रा आपूर्ति क्या, इन सब चीज़ों को लेकर तमाम चीज़ें आप देखते हो। हर दूसरे 2 महीने पे आपको एक न्यूज़ सुनाई पड़ जाती है न्यूज़पेपर में कि भी मौद्रिक नीति समीक्षा हुई, मौद्रिक नीति बैठक हुई थी, इत्यादि इत्यादि। तो क्या है, कैसे निकाली जाती है, कौन करता है, ये मौद्रिक नीति समिति में कितने, ये हर बार ये लोग कैसे आ जाते हैं, ये 6 लोग क्या इनका घटक, इत्यादि इत्यादि। तो क्या है, अब राजस्व राजकोषीय नीतियां क्या हैं, या जो है इसके बारे में कि बजट क्या होता है, आर्थिक सर्वे जो है उसके बारे में जानकारी होती है, क्या चीज़ें होती हैं, आर्थिक नियोजन कैसे करना है, उनके बारे में क्वेश्चन, जैसे इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए यही महत्व है कि इस बार हम पिछले 2-3 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बजट की प्रक्रिया को और बेहतर कर पाएँ। तो एक FRBM का कानून है, आप पढ़ोगे अपने क्लासेस में आगे, या आपने पढ़ा होगा। FRBM के कानून में एक प्राविधान है कि मैक्रो जो है इकोनॉमी, जो समस्त अर्थव्यवस्था है, उसके कुछ सूचकांकों का एक आंकड़ा दिया जाएगा, एक ब्यौरा दिया जाएगा, फ्रेमवर्क उसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिपोर्ट किसके अंतर्गत आती है, तो आपको सीधे सीधे जवाब था FRBM के अंतर्गत। अब देखिए, अगर आपको ये राजकोषीय नीति के बारे में मूलभूत बातें पता होती तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाते। तो राजकोषीय नीति है, या विभिन्न क्षेत्र कैसे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या चल रहा है, उद्योग क्षेत्र में क्या चल रहा है। अभी आपने देखा उद्योग में काफ़ी कुछ किया जा रहा है, काफ़ी कोशिश, MSME की नई परिभाषा दी गई, काफ़ी चर्चित रही है। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। तो क्या है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का, पहले इसको SSI क्यों बोलते थे, 2006 में इसका नाम क्यों बदल दिया गया, क्या लाभ है, नई परिभाषा क्या है, चुनौती क्या है, इससे पहले क्या, अभी मूलभूत जानकारी है। तो आप समझ पाएंगे अच्छा MSME को इसलिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए इतना काम किया जा रहा है MSME के लिए। या जो है सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे एक नए जो है ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पहले उनको मंत्रालय दिया गया IT का, दूरसंचार का, इस नए कैबिनेट रिशफल में। क्यों इतना महत्वपूर्ण काम रेलवे है या उन सबको, क्योंकि हम सब सर्विस सेक्टर को दोबारा अपनी पटरी पर लाना चाह रहे हैं। दूरसंचार में तमाम संभावनाएं हैं, वो क्या हैं उन सबको। तो एक आपसे कोशिश की जाती है कि आप इसके बारे में जानें थोड़ा बहुत मूलभूत, की उद्योग क्या होते हैं, कृषि क्या, तृतीय क्षेत्र क्या, इनसे संबंधित प्रश्न आपके इम्तिहान में आते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में आप देख पा रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो आर्थिक विकास की क्या परिकल्पना है, रोजगार की क्या और कल्याण योजनाएं जो बनी रही हैं, उस तरह गरीबी निवारण के लिए क्या किया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, जो है मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन को लेकर क्या, उसके बारे में जानकारी है। वित्तीय बाजार के बारे में जो शब्दावली इत्यादि, कभी पूछ लिया IPO क्या होता है, कभी पूछ लिया ना, यहाँ तो कई बार ऐसा भी जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उन्होंने पूछा है, ये भी पूछा कि पैन क्या होता है, बहुत पहले हालांकि इसकी, या फिर जो आप बोलते हो कि ना
ये स्टॉक मार्केट में कोई शब्द आया है, मान लीजिए कोई चर्चा में रहा है T+1, अभी आप सुन रहे हो लगातार कि स्टॉक मार्केट में T+1 करने की बात कही जा रही है, क्या है, सेबी क्या है, निर्णायक भूमिका कैसे होती है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बेसिक जानकारी, मुद्रा वित्तीय बाजार कैसे काम करता है, सेंसेक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, तमाम तरह के जो है शेयर क्या होते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में, अवसंरचना में क्या, रेलवे में क्या, रोड में क्या, अभी आपने सुना कि रेलवे में हम डेडिकेटेड फॉर एक जो है पश्चिमी और पूर्वी 2 डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। किसान रेल चल रही है, अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने एक और किसान रेल का उद्घाटन किया है। जो है किसान के लिए हवाई यात्राएं भी हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा उड़ान का 4.0 वर्जन आ गया है। तो ये सब क्या है, ये सब न्यूज़पेपर में आ रही हैं। इनके बारे में जो पीछे जानकारी वो आपको है कि नहीं, तो उस पर आधारित शब्द पूछ सकते हैं या सीधे सीधे करंट अफेयर पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए पहले तो, और साथ ही जो है उसके आधारित करंट अफेयर्स। हम लोग जो मैगजीन है उसमें कोशिश करते हैं कि आपको करंट अफेयर भी बताएं और साथ में जो शब्द हैं उनका भी विश्लेषण कर दें, ताकि अगर आप कहीं एनसीईआरटी में चूक गए या उसको नहीं पढ़ पाए हैं तो यहाँ आपसे वो कवर हो जाए। तो जो है ऊर्जा, रेलवे है, विमानन है। अभी आपने देखा कि जो है पोर्ट के लिए जो पुराना कानून था 1963 का, उसको बदल दिया गया, नया कानून लाया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हम स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा उन्होंने सोलर एनर्जी को लेकर, तो सोलर ऊर्जा पे बहुत कुछ किया जा रहा है। बंडलिंग की जा रही है, जल शक्ति की बात कही जा रही है। तो ये सब जो है अवसंरचना की बातें हैं। निवेश के विभिन्न प्रारूप, कैसे सरकार पैसा लाएगी, क्या उसके घटक होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसको आप एक बार और डिटेल में भी आप देखिएगा, उसको लिस्ट बना सकते हैं आप अपने। और जो है अगर आप इन टॉपिक्स के आधार पर अपनी एनसीईआरटी को जो पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर जो आपके न्यूज़पेपर हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर हम कक्षाओं में इसी तरीके से चीज़ों को भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपको इसी क्रम में ही आगे पढ़ाया जाए। अगर हम आगे बोलें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति है उसके बारे में एक थोड़ी जानकारी। जाहिर सी बात है आपको अब इस समय जो है चाइना की ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना, ये आपको नहीं ध्यान रखना है, पर मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं जीडीपी नॉमिनल में भारत की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, कौन से टॉप 5 देश हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी, क्या स्थिति चल रही है, कौन से देश से हमारा ज़्यादा व्यापार हो रहा है, कौन से से व्यापार घटा बढ़ा। जैसे भी पीछे आपने देखा यूआई को फिर हमने चाइना ने पिछाड़ दिया और चाइना अब दूसरे नंबर पर है। तो ये सब जो खबरें न्यूज़पेपर में आती हैं, इनकी देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की खबर आप इसलिए नहीं एंजॉय कर पाते क्योंकि आपको उसके पीछे की पृष्ठभूमि नहीं पता। एक बड़ा सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कहता है कि जो चीज़ हमारा दिमाग नहीं जानता, हम उससे संबंधित चीज़ों को प्रोसेस या उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि आप शब्दावली को नहीं जान रहे होते, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसीलिए आपको पहले एनसीईआरटी ठीक से पढ़नी है, क्लासरूम में आप चीज़ों को ठीक से पढ़ लेते हो और तब आप जब विश्लेषण करते हो समसामयिक, तब आप सही से समझ पाते हो कि अच्छा ये घटक है, ये इससे जुड़ता है, ये इसके मायने हैं। तो उसमें फिर जो है प्लस आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या हर साल आप देखते हो प्रीलिम्स में भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा होता है कि ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, इत्यादि इत्यादि। विश्व व्यापार संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इनके बारे में जो है जानकारी। WTO क्या है। अभी पीछे आपने सुना कि एक बात को लेकर वैक्सीन को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही कि ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए जो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत है। जाहिर सी बात है बाब, एक सामान्य बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए। हर न्यूज़पेपर में आया है कि ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी फिर क्या है, जो कहता है कि हाँ इसमें जो है पेटेंट कानून को थोड़ा ढील दी जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो ये है आपका स्वभाव इन क्वेश्चंस का। तो अगर आप रणनीति ठीक रखोगे तो आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेश में क्या चुनौतियां हैं, FDI आ रहा है तो उससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, इत्यादि इत्यादि, या कहाँ कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर आपके सामने एक जहाँ सूचीबद्ध कर दिए हैं। इसको एक जहाँ हमने इसलिए अवेलेबल करा दिया ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ किन चीज़ों पे ध्यान देना, क्या पढ़ना है। अब इसके अलावा अगर आपको कहीं मिल जाए कि जो है साहब अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत या 1950 से कृषि में बनाई गई नीतियाँ, तो जाहिर सी बात है एक तो उसकी संभावना कम है कि कोई एक नीति, 8-10 नीति होंगी ले दे के पूरे कृषि सेक्टर में जिसको आपको ध्यान रखने की बात है। अगर आप पूरी नीतियाँ रटने चले तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर यदा कदा एक क्वेश्चन आ भी गया
तो भी आपको कितना वो वहाँ पर याद आएगा। इसलिए आपको ये रणनीति ठीक करनी होगी। समसामयिकी को आधार बनाइए, उसके बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है वो ठीक रहें। तो आप पहले एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लें, क्लासरूम्स में चीज़ों को ठीक से पढ़ लिया आपने, फिर करंट अफेयर्स को आप देख रहे हैं साथ में, तो जो है आपको ज़्यादा स्पष्ट आएगा और वो फिर इम्तिहान में आपके काम आएगा। वो फिर आपको लेखन में भी समझ में आएगा कि अच्छा सवाल ऐसे बनाया हुआ है, इत्यादि इत्यादि, इसके क्या घटक हैं और क्या उसके डायमेंशंस होते हैं। तो ये एक पाठ्यक्रम को लेकर था। अगर हम आगे चलें और देखें कि स्रोत क्या होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी की पुस्तक 11th 12th की बहुत बढ़िया स्रोत है, बशर्ते आप सिर्फ समष्ट अर्थशास्त्र पर ध्यान दें। वरिष्ठ अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कॉर्पोरेट और फैमिली हाउस होल्ड सेविंग्स की बात करता है, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किताबें लिखना एक अनिवार्यता हो जाती है। जब मैं आपसे बात करता हूँ, कई बार विद्यार्थी बोलते हैं अच्छा कोई किताब बताए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक में किताबों की जो व्यावहारिकता है वो थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हर एक किताब एक समय में लिखी गई, उसको लगातार रिवाइज करता। अगर आप लगातार सिर्फ रिवाइज ही करो तो किताब मोटी भी होती जाती है दिन ब दिन। तमाम बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, इतना पढ़ पाना और रिटेन कर पाना ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता है कि कोई इतना पढ़ के और रिटेन कर पाएगा। तो हालांकि मैंने लिखा, संजीव वर्मा जी की किताब है, दत्त सुंदरम की किताब है, उमा कपला जी की किताब है, बहुत सारे ऐसी किताबें, रमेश सिंह जी की किताब है। आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, देखिए किताब हर अच्छी होती है, हर लेखक अपने तरफ से पूरा ईमानदार प्रयास करता है कि आपको चीज़ें बता पाएँ। आपको देखना है कि आप उससे कितना लाभान्वित हो पाते हो। यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है, इम्तिहान निकालना। तो जो है मैंने आपको बताया ना, मेधा भी चाहिए और रणनीति भी चाहिए। अगर आप इन किताबों को, मोटी मोटी किताबें, पता चला एक किताब जो है 1000 पेज की है, 1200 पेज की, आपको और भी बहुत सारे विषय पढ़ने, अगर आप एक 1200 पेज की किताब ही पढ़ने लगोगे तो इनपुट आउटपुट में कहीं ना कहीं वो जो आपकी दक्षता है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और मैंने आपको पहले बताया, अगर युवा निकाल रहे हैं ज़्यादा तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ नॉलेज की बात नहीं, आपके अंदर विश्लेषण कितना है उस चीज़ को समझने का। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए कोशिश करी आपको बताने के लिए। मान लीजिए ये घटना हुई है, अब कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो आपको विश्लेषण होना चाहिए कि भाई कॉर्पोरेशन को हम इतना प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं, क्यों माना जा रहा है, क्यों भारत के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये, क्या चीज़ें हैं, क्या उसके घटक हैं, कॉपरेटिव्स जो है उसके क्या डायमेंशन है। तो वो अगर आपको पता है तो आप उसको जो है उससे लाभान्वित हो पाओगे। अगर पिछले वर्ष के जो प्रश्नकोश हैं वो ज़रूर आप ठीक से करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अगर आप अपनी तैयारी को ऐसे बांटें कि रोज़ अगर आप 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या आधा घंटा पढ़ते हैं या 2 घंटा पढ़ते हैं या 4 घंटा पढ़ते हैं, जो भी आप समय लगाते हो, कम से कम 50 मिनट से लेकर 1 घंटा आप रोज़ पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। अब इसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। इस मामले में घटनाक्रम का वाला क्वेश्चन बैंक भी ठीक है आपके पास। एक जहां पर घटनाक्रम में क्या क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी में आए हों, जैसे मान लीजिए उन्होंने बैंकिंग प्रश्न उठाया तो बैंकिंग में यूपीएससी से जितने क्वेश्चन आए थे, तमाम और जगह पर जितने क्वेश्चन आए, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, आप उसको पढ़ सकते हो। तो मैं पहली प्राथमिकता दूंगा कि आपके पास एनसीईआरटी हो, आपके पास पिछले वर्ष के जो प्रश्नकोश हों ये हों, और आपके पास एक आप जो संकल्पनाओं और समसामयिकी आधारित जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर ध्यान देते हो। यहाँ पर जो विजन की टेस्ट सीरीज़ है, हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि आपके बेसिक कंसेप्ट भी ठीक हो जाए और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की भी एनालिसिस आपकी ठीक रहे। इससे दो एक लाभ टेस्ट सीरीज़ का ये भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लेखन क्षमता भी थोड़ी पॉलिश होती है, आपको पता चलता है कि आप कैसे आपको इम्तिहान में लिखना है। करंट अफेयर्स का कैसे प्रबंधन करें, अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया कि देखिए एक तो हमारे पास मासिक समसामयिकी आती है करंट अफेयर्स की, हर महीने आती है, जिसमें एक घटक अर्थशास्त्र के खबरों का होता है, जो भी अर्थशास्त्र से जुड़ी खबरें हैं उसमें लिखी जाती हैं। प्लस आपको एक पीटी 365 और मेंस 365, प्रीलिम से पहले और मेन से पहले, जो उस समय की जो घटना, कुल पूरे वर्ष की जो घटनाएं, उनका बड़ा सारगर्भित एक आपको जो है विश्लेषण दिया जाता है। बजट और आर्थिक सर्वे को लेकर भी विद्यार्थियों में ये रहता है कि आर्थिक सर्वे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि बजाय आप वो मोटी मोटी किताबें पढ़ें, अगर आपको पढ़ने का ही शौक़ है और आपको लगता है कि नहीं हम और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप आर्थिक सर्वे पढ़िए, उसमें आंकड़ों को छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आप जिनको नहीं मालूम, बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से हर वर्ष, वित्त मंत्रालय की तरफ से हर वर्ष बजट के 2 दिन पहले एक पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था को लेकर एक पूरा आकलन प्रस्तुत किया जाता है। 2 खंडों में आता है, जिसको आप बोलते हो आर्थिक सर्वे। सरकारी आंकड़ा होता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से आता है। एक आर्थिक सर्वे का जो बुकलेट 1 होता है
वो सामान्य जानकारियों की बात करता है, बड़े अच्छे से लिखा जाता है। तो कम से कम बुकलेट 1 जरूर पढ़ना चाहिए। बुकलेट 2 भले आप उसमें बहुत सारे आंकड़े रहते हैं तो आपको जरूरत नहीं उतनी, लेकिन बुकलेट 1 जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आप देखेंगे आपके क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो या तो आप, अगर आपको किताब ही पढ़ना है तो आप इस किताब को पढ़े जो सरकार की तरफ से आ रही, ज़्यादा बेहतर आंकड़े देती है, वो टर्म्स इत्यादि को एक्सप्लेन करते हैं उसमें भी। पर यहाँ पर हम कोशिश संस्था की तरफ से करते हैं कि बजट और आर्थिक सर्वे के लिए आपको एक अलग से विशेषांक दिया जाता है, जिसमें जितनी भी काम की बातें हैं, आंकड़ों इत्यादि को किनारे करते हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या महत्वपूर्ण ग्राफिक्स है उसको उसमें रखा जाता है। हम लोग ग्राफिक्स भी देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और वहाँ पर जो है एक पतली सी किताब, कुछ बमुश्किल पता चला कुल आर्थिक सर्वे अगर 700-800 पेज का, तो हम यहाँ पर आपको 50-60 पेजेस में जो है पूरे दोनों खंडों को मिलाकर जो काम की चीज़ें हैं वो प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा एक आकलन होता है और आप देखें कि विद्यार्थी इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं, सभी इसको अति उत्साहित होते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा कि विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आएगा विजन का, ताकि हम इसको देख पाएँ। और बजट में भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको जो है एक कुछ कम शब्दों में सारी बातें प्रस्तुत की जाएं। हालांकि बजट का एक ऐप भी है मंत्रालय की तरफ से, आप चाहें तो यदा कदा उसको भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कैसे कम शब्दों में बहुत सारी बातें वहाँ लिखी होती हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि उसका भी एक सारगर्भित आकलन और इकोनॉमिक सर्वे का भी एक सारगर्भित आकलन आपको दिया जाए। आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में असुविधा हो रही है तो ये और जो है PD 365 ये आपके न सिर्फ करंट अफेयर्स को ध्यान देगा बल्कि उससे जुड़े हुए जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको भी आपको बताएगा, ताकि आप मेंस में भी लिख पाओ और प्रीलिम्स में भी उससे आधारित क्वेश्चंस को कर पाओ। इसके अलावा जो है डेली, मैंने आपको बताया एक पॉडकास्ट आप बोलते हैं ना जो आप यूट्यूब वगैरह पे सुनते हो, तो विजन द्वारा डेली न्यूज़ का एक जो है सारगर्भित विश्लेषण भी होता है, आप उसको भी सुन सकते हो। अगर आपको कहीं मिस हो जाए तो आप उसको फॉलोअप भी कर सकते हो, लेकिन उसको सुनना चाहिए। उससे धीरे धीरे आपको शब्द स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं, संकल्पनाएं समझनी आने शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से अपने करंट अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, फटाफट मैं 1-2 मिनट और लूंगा ये कहने के लिए कि पिछले वर्ष के प्रश्नों का क्या महत्व। जैसे मान लीजिए ये सवाल था, एक सवाल आया था यूपीएससी का सवाल है कि जीडीपी आंकड़ों को आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदलकर ये कर दिया गया। हाँ, अभी इसका एग्जाम आंसर हुआ 2011-12, उस समय इसका जवाब था 2011-12। अब आपने मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व किया, जाहिर सी बात है आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपके दिमाग में एक रेखा बन गई इस बात की, आप ये समझ गए कि अगर आधार वर्ष बदला जाएगा तो उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी अगर आप चर्चा में है, शायद आप जो है सुने जल्दी ही कि आधार वर्ष फिर से बदल के कुछ और कर दिया गया है। अब वो कौन सा किया जाएगा वो पहले आ जाने दीजिए, इसके लिए एक मंत्रालय है मॉस्पाई, वो निर्धारित करेगा। तो अभी राव इंद्रजीत सिंह ने माननीय संसद को बताया भी था, जो संबंधित मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि हम इसको परिवर्तित करने की तरफ हैं। तो अब मान लीजिए परिवर्तन होगा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में अलर्ट हो जाएगा, जैसे आप न्यूज़पेपर खोल रहे होगे और देखोगे आधार वर्ष बदला गया, आपको तुरंत याद आ जाएगा अच्छा एक सवाल था इस पर। अब आपको मालूम है कि काम का, अब आप इसको अपने नोट्स में लिखोगे और जब इम्तिहान के पहले आप उसको रिवाइज करोगे तो आप अपने संभावनाओं को इम्तिहान में बढ़ाओगे। तो ये जो है, अब जैसे एक और उदाहरण मैं दूं फटाफट। मान लीजिए ये उदाहरण था, एक सवाल ये आया था 2017 का शायद सवाल है कि एनपीसीआई ने एक रुपए कार्ड शुरू किया है और एक एनपीसीआई बना, आप जो आजकल डिजिटल ट्रांसफर करते हो, यूपीएस है, आप आईएमपीएस करते हो, यूपीआई कर रहे हो, आईएमपीएस कर रहे हो, आप एनईएफटी कर रहे हो, आरटीजीएस करते हो, आप ये सब खूब यूज़ कर रहे हो ना, पेटीएम्स वगैरह वगैरह, ये कैसे होता है उस पर एक एनपीसीआई, अगर आप ध्यान दें तो अगर आप जानते हो कि एनपीसीआई क्या है, कौन करता है, क्यों कहता है आरबीआई की 72 घंटे में पैसा वापस मिल सकता है वगैरह वगैरह। अब पीछे एक खबर आरबीआई की तरफ से भी है कि चूंकि एनपीसीआई बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा डिजिटल भुगतान होने लगा है, तो ऐसे में एक ही संस्था पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। ईश्वर न करे अगर कुछ एनपीसीआई के साथ गड़बड़ हो गया तो हम एकदम से हेल्पलेस हो जाएंगे। इसलिए एक नया इसी की तर्ज पे कुछ और बनाया जा रहा है। अब जब आपको ये पता होता है कि इस पर सवाल आए हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाते हो, जैसे आप वो न्यूज़ देखते हो या कोई आप पॉडकास्ट पे विश्लेषण सुन रहे हो। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बार बार विनम्र रूप निवेदन भी कर रहा हूँ और उसको रेखांकित भी कर रहा हूँ कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसको रटने को कोशिश मत करिएगा, पर उससे आपको एक आकलन आना शुरू हो जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं, किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अब ये रुपए कार्ड क्या है, अगर आपके मन में आया तो थोड़ा सा, जब मैं आपसे कहूँगा वीज़ा होता है, मास्टर होता है, तो आपको तुरंत में आ जाएगा कि अच्छा कुछ गेटवे होता है। जैसे आप सुनोगे आपको समझ में आएगा कि अभी हमने डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए एक मर्चेंट डिस्काउंट रेशियो जो है रेट ऑफर किया था। ये सवाल आया था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है।
तो इस तरीके से जो है आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन करते हो तो आपके अंदर आपका मस्तिष्क में वो जो विचारों का फैलाव होता है, जिससे आप समझ पाते हो कि क्या महत्व है क्या नहीं महत्व है। चलने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, मैं इसको छोटा कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये रहा है विद्यार्थियों के साथ, जो मैंने महसूस किया है कि जिसने ये काम ठीक से कर लिया वो जो है ज़्यादा लाभान्वित होता है बजाय उनके जो बड़े बड़े किताबें पढ़ रहे होते हैं। एक छोटा सा मैं आपसे अगर प्रयोग करूं 30 सेकंड में, मान लीजिए मैं 10 फटाफट नाम लूं, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, रामकृष्ण हेगड़े, ये करके मैं अगर 10 नाम लूं, तो मज़ेदार बात यह है कि आपको पहला नाम याद रहेगा जो मैंने पहला नाम लिया होगा, और जो आखिरी नाम लिया होगा वो याद रहेगा, बीच के नाम आप भूल जाएंगे। अभी मैं अगर आपको 10 नाम बताऊं अजय विजय ये करके, तो पहला नाम आपको याद रहेगा, आखिरी नाम याद रहेगा, और बीच में सिर्फ वही नाम याद रहेगा जो बहुत चर्चित रहा होगा। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया या दिलीप कुमार जी का नाम ले लिया, अभी जो उनका निधन हुआ, स्वर्गीय हुए। तो अब ये आपको मैं कहूँ 10 में से नाम लिखे कितने याद आए, तो किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, कोई बहुत ही बिरला होगा जिसको 10 याद रहेंगे, वो कहने की बात है सिर्फ। पर 10 में से औसतन 6-7, और हमें बहुत बिरले नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूं, हमें सिर्फ मेधा के साथ साथ सक्षम चाहिए। तो अगर 10 में से 6-7 नाम याद रह रहे हैं, ज़्यादातर वो नाम याद रहेंगे जो बाद में आपने जो है, अगर जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर सीरियस वगैरह दिए वो जानते हो कि इसका टेस्ट किया जाता है आपके अंदर कि आपको कितनी रिटेन करने की क्षमता है। इसको हम मनोविज्ञान में लोग बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। जो हम अभी हाल फिलहाल में पढ़े होते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इम्तिहान के कुछ दिन पहले आप रिवीजन ज़्यादा करें। तो रिवीजन किस चीज़ का? अगर आज साल भर में इस किताब से पढ़ा, इस किताब से पढ़ा, इस किताब से पढ़ा, इस किताब से पढ़ा, अब फिर सब किताब लेके बैठे और रिवीजन करें, व्यवहारिक नहीं है, संभव भी नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये काम करना चाहिए। अगर आप छोटी सी आपके ऊपर है, आप इसको निर्धारित करें, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो आप इससे निस्संदेह लाभान्वित होंगे। क्या करना चाहिए? आपको अपने नोट्स हमेशा ऐसे बनाने चाहिए। आपने न्यूज़ जो भी आप कॉपी ले रहे हो, जहाँ भी लिख रहे हो, लूज शीट पे लिखते हो, जैसा भी आप लिखते हो, आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ जैसे ये आपके सामने है। आप उसमें जगह छोड़ दीजिए दोनों तरफ। अब मान लीजिए आपने बैंकिंग के बारे में पढ़ा है तो आपने एनसीईआरटी में क्या है लिख लिया, फिर आपने क्लास में कुछ पढ़ाया गया उसको लिख लिया। अब मान लीजिए आपने ये नोट्स बना लिए हैं, नोट्स बन गए थे आपके 4 महीने पहले। आज एक बैंक में उससे जुड़ी कोई खबर आई है, आप अपने जो जगह खाली छोड़ी हुई है आप वहीं जाइए, इसको ऐड कर दीजिए कि फला दिन को न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी। 2 फायदा होगा। एक तो आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जाएगी कि कम शब्दों में कैसे लिखूं, क्योंकि आपके पास जगह कम है तो आप सिर्फ काम की बातें लिखोगे। ये आपको इम्तिहान में बहुत काम करेगी कीवर्ड समझने में कि हाँ काम की बातें क्या है और बेकार की बातें क्या है। तो अगर आप जो है एक आपके नोट्स, अब बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी खबर आपको मिली पूरे साल में, आपने एक मैगजीन में पढ़ा, कहीं और पढ़ा, कुछ भी आपने वहाँ लिख लिया, या मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा स्टेटमेंट मिल गया, कुछ अच्छी जानकारी मिल गई, आपने यहाँ ऐड कर लिया। अब आप इम्तिहान के 1 महीने पहले इसको रिवाइज कर रहे हो, तो ये सब भी रिवाइज हो रहा है, ये सब भी रिवाइज हो गया, और तब आप देखेंगे कि आपके अंदर वो पैनापन है जो इम्तिहान में चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ क्या होता है, उन्होंने पढ़ा होता है, अब ध्यान नहीं रहा, पढ़ा तो है, इसलिए आपको अधिकांश ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो 4 में से 2 तो बिल्कुल काट देंगे कि हाँ ये दोनों तो आंसर नहीं है, 2 में फंस जाते हैं कि हाँ ये आंसर, क्योंकि पढ़ा है, कब पढ़ा, 6 महीने पहले पढ़ा है, अब वो बहुत स्मृति में नहीं है, बहुत याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या था। और अगर आपने भी 10 दिन पहले इसको दोबारा रिवाइज कर लिया है तो आपको याद रहेगा। ये नोट्स का बड़ा महत्व है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, ये कोई महज संयोग नहीं है कि जितने भी सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे उनका नोट्स बड़ा ऑर्गेनाइज होता है। आप उनके नोट्स देखोगे तो आपको ये चीज़ दिख, अब इसमें कुछ विद्यार्थी अलग से पेस्ट कर सकते हैं, कुछ अलग से पिनअप कर देते हैं, कुछ उस पर वो जो आजकल कलरफुल पेजेस आते हैं वो चिपका देते हैं, वो जो भी करना हो आपका तरीका। पर ये कंसेप्ट ये होना चाहिए कि अगर आपने बैंक लिखा तो बैंक से जुड़ी जितनी भी खबर है, बैंक से जुड़ी जितनी भी आपकी जानकारी है वो वहाँ पे होनी चाहिए और त्वरित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज ही पढ़ा तो पेंडिंग मत डालिएगा कि अच्छा किसी दिन लिख लेंगे। प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए कि आप उसी समय लिख लें, उस दिन लिख लें, या हफ्ते में एक दिन आप इसका डिसाइड कर लें कि भाई जो खबर है लिखी गई है कि नहीं, उसका एक नोट बना सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप नौकरशाह से मिलिए तो हमेशा अपने पास एक चिट रखते हैं और तुरंत लिख लेते हैं कि हाँ इसको ऐड करना है, फिर समय पाते हैं उसको तो ये सब ये आपकी रणनीति को बेहतर बनाते हैं। तो छोटी छोटी बातें थी, तो मैं फिर आपको याद दिला दूं चलते चलते कि इकोनॉमिक्स नहीं होता आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, तो शब्दावली एनसीईआरटी से,
वहाँ से बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो जाएगा और फिर उसका अनुप्रयोग कि उससे संबंधित खबरें क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज इत्यादि से आपको लेखन शैली और साथ ही समसामयिकी और जो है आपके जो टर्म्स हैं उसका, तो हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार से उसको डिज़ाइन करते हैं कि शब्द भी हो जाएं और साथ ही जो है टर्म्स इत्यादि भी आप लिख सकें। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कम इनपुट पे आप ज़्यादा आउटपुट दे रहे हो। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे 20 किताब रखे हुए हैं, पढ़ा भी है, अंडरलाइन भी था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ इम्तिहान में काम नहीं आया। और एक आदमी पतला सा नोट लिए हुए उसका अपना बनाया हुआ, लेकिन वो इतना व्यवहारिक है कि उससे वो आसानी से इम्तिहान क्वालिफाई कर पाता है। आई होप आप इस पर चर्चा से लाभान्वित हुए हैं और आप समझ पाए हैं कि इसका व्यवहारिक महत्व क्या था, क्यों मैंने आपको पहले थोड़ा सेवाओं के बारे में बताया और फिर थोड़ा इस बारे में चर्चा दी कि अर्थशास्त्र तो एनसीईआरटी को आप पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, मैगजीन जो भी करंट अफेयर की हमारी है आप उसको देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, प्लस जो है कक्षाओं में जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वो, और जो आपको रोज़ आंसर लिखाया जा रहा है उसका आपको लाभ मिलता है। एक महनीय विद्वानों की एक टीम है जो उसको मूल्यांकन करती है और बताती है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, कैसे आप और बेहतर नंबर ला सकते हैं, ताकि जो है इस प्रतिष्ठित सेवाओं में आप अपनी संभावनाओं को बढ़ा पाएँ। तो ये था इकोनॉमिक्स और सिविल सेवाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे अगले जो शिक्षक हैं आपसे बात करेंगे अन्य विषयों को लेकर के, हाँ इस विषय में क्या किया जाना चाहिए, इससे क्या घटक होते हैं इत्यादि इत्यादि। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन लाभकारी रहा होगा। धन्यवाद।